वेलकम टू स्मार्ट स्टडी पॉइंट। मैं सचिन शर्मा आपका स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 4th सेमेस्टर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, जिसमें देखिए समय 2 घंटे रहेगा और इसका पूर्णांक जो है 50 नंबर का है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक इसके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला है बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तो हम टिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से उन्हें सॉल्व कराएंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एक क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है और क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। एग्ज़ाम में उत्तर पुस्तिका पर हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। जो 4th सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं वो करीबन इसी तरह से आपका अभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका इसी तरह का क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था क्षत्रज्ञ व्यंजन है। ये पूछा गया था कि ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। लुंठित हैं या ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? क्षत्रज्ञ ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है उसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एक और बात, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स, श और ये वाला स और ह, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ओके, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। यानी मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पूछ रहा है इसमें। तो मुख की आकृति के आधार पर अग्र स्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होता है, समृद्ध स्वर भी होता है और ये सभी इसमें आपका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ये सभी। तो क्वेश्चन 5 है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वो परिमेय संख्या है और जो P/Q के रूप में न लिखी जा सके वो अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा P/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज कहाँ हुई थी। शून्य की खोज भारत में हुई थी। क्वेश्चन 8 है, 990 में 9 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए, इस तरह से इसे हल कर लेते हैं। 990, इसमें स्थानीय मान 0, इसमें 90 और इसमें 900। तो इसमें 10 और 100 स्थानीय मान होगा। तो राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, ये किसका कथन है। तो ये जो है आपके मैथिली शरण गुप्त थे, इन्होंने ये कथन दिया था।
आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए। इसमें ऑप्शन दे रखा है खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो छोटे बच्चों को खेल द्वारा भी सिखाया जाता है, कविता द्वारा भी सिखाया जाता है और मूर्त वस्तुओं के द्वारा भी सिखाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका 4th नंबर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, दंत व्यंजन है। निम्नलिखित में ऐसे दंत व्यंजन पूछ रहा है, तो दंत व्यंजन कौन से होते हैं। जो आपका त वर्ग होता है ना, त वर्ग जिसमें होते हैं त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ड होते हैं। कोई मिल रहा है दंत व्यंजन में? हाँ जी मिल रहा है, न, ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन, सम अभाज्य संख्या पूछी है, तो 1 हो गई आपकी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी। इसमें आपका सीधा सीधा गुणा ही पूछ रखा है। 22 चौका 88, 8 का हासिल 4 और 22 3 66 और 4। तो इसमें आप गुणा कर सकते हैं, गुणा 22 चौका 88 और 22 3 66 और 8 और 6 14 74। ये पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की मूल संक्रियाएं हैं जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, ये भी दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3रा हो गया। गणित की मूल संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, भाग और गुणा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण स्थान है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये आपका त वर्ग जो है दंत होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, त, थ, द, ध, न, ये दंत वर्ग के होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बारी आती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वर्ग का अर्थ बताइए। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो पहले वर्ण का अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमने चतुर्थ सेमेस्टर 2020 के लिए व्याख्या सहित हल आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का कराया हुआ है, जिसमें देखिए वर्ण का अर्थ पूछा है। तो देखिए, वर्ण का अर्थ ऐसी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, व और च इत्यादि, इन्हें हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। 17वां क्वेश्चन है। तो प्रमुख अंग हैं ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य और अर्थ। ये आपके हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए, हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन था। तो हिंदी भाषा के प्रमुख अंग हैं, पहला है ध्वनि, दूसरा है पद, शब्द, वाक्य और अर्थ। ये हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हों या सभी उपवाक्य प्रधान हों, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल गया और
वह घर चला गया। तो इसमें 2 उपवाक्य हैं जो कि और से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम पेपर में उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिस तरह से मैंने यहाँ लिख रखा है इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी शिक्षण। कहानी शिक्षण। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। तो यही डेफिनेशन आपको लिख देनी है। आप अपने विचारों को भी सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पूछा है, सौभाग्य का विलोम क्या है? सौभाग्य का विलोम पूछा है, उसमें दुर्भाग्य। देखिए, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। एक बार मैं ऐसा कर लेता हूँ, इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको इसमें आपके सॉल्यूशन बता दूँगा। तो देखिए, इसमें दे रखा है, इकाई किसे कहते हैं, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसमें स्थानीय मान पूछा है, आरोही क्रम किसे कहते हैं, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं, हंस पद विराम चिन्ह से आप क्या समझते हैं, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। और 30 क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अब इन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। कहानी शिक्षण, सौभाग्य का विलोम हो गया आपका दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। इकाई की जो परिभाषा पूछी है, इकाई से आप क्या समझते हैं, वो क्वेश्चन 0 से 9 तक की संख्याओं को इकाई कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें हम इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थानीय मान के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 में अंक का स्थानीय मान क्या होता है? तो किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान स्थानीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ और मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो लिंग बदलने पर इसका फॉर्मेट बदल गया। नेक्स्ट है, वे सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसका जो है आपको वचन बदलने पर भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट पूछा था 3, 4, 6 में स्थानीय मान पूछा था। स्थानीय मान, स्थानीय मान के विषय में पूछा था। तो इस तरह से इनका स्थानीय मान निकाल लेंगे, इसका 40, इसका 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोही क्रम के बारे में पूछा है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो संख्या के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो संख्या पूर्व तैयारी से आशय है छात्रों के संख्यात्मक कौशल का विकास करने के साथ साथ प्रारंभिक गणित की अवधारणा का ज्ञान एवं समझ विकसित करने से है। संख्या पूर्व तैयारी यानी संख्या सिखाने से पहले बालक को पूर्ण रूप से तैयार करना, संख्या के विषय में माहौल बनाना संख्यात्मक रूप से। ये नहीं है कि सबसे पहले उसे संख्याएं सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश के समानार्थी शब्द पूछे हैं इसमें। नभ, अंबर, व्योम, पुष्कर और गगन,
या आकाश के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। देखिए इसमें 31 क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरी प्रश्न में श्रवण कौशल से आप क्या समझते हैं? दूसरा है, कविताओं के प्रकार बताइए। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को तीली के माध्यम से जोड़कर कैसे सिखाएं? लेखन की विधियों का उल्लेख कीजिए। लोक गीत से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानार्थी शब्दों का अर्थ है उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। देखिए 31 क्वेश्चन था लघु उत्तरी प्रश्न का। 31 क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न में, इसमें श्रवण कौशल के उद्देश्य पूछ रहा है। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं ये देखिए। छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है, छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। तीसरा है, दूसरे के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण के योग्य बनाना। फोर्थ नंबर है, भाषा एवं साहित्य का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। नेक्स्ट है, वक्ता के मनोभावों को समझने के योग्य बनाना। ये आपके 31 क्वेश्चन हो गया। श्रवण कौशल के मिनिमम आपको 5 तो लिखने ही लिखने होंगे, जिससे ये लघु उत्तरी प्रश्न है तो 5 तो लिखने ही पड़ेंगे। इस तरह से लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविताएं 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बाल गीत। दूसरा है वर्णनात्मक गीत। तीसरा है साहित्यिक कविताएं। चौथा है काव्य संग्रह। निजी जीवन से जोड़कर बाल गीतों को लिखा जाता है, इसमें वर्णन किया जाता है। और साहित्यिक कविताएं ज़्यादा साहित्यिक न होकर मनोरंजन के माध्यम से भी कविताएं कही जाती हैं। काव्य संग्रह, इसमें आप अपने विचारों को भी सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। तो गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता में देखेंगे, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान समय में गणित की इतनी आवश्यकता है कि गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया गया है। उपयोगिता है इसकी अनुशासनिक उपयोगिता, यानी अनुशासन से संबंधित उपयोगिता। व्यावहारिक उपयोगिता है, हमारे जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता भी है इसकी। बौद्धिक उपयोगिता भी है इसकी, और नैतिक उपयोगिता भी है। जीविकोपार्जन संबंधी उपयोगिता भी है। तो गणित के शिक्षण की उपयोगिताएं बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकगीत से आप क्या समझते हैं? तो लोकगीत वस्तुतः एक शब्द है, किंतु यह अपने 2 भावों को समेटे हुए है, लोक और गीत। दोनों एक दूसरे में संश्लिष्ट एवं पूरक हैं। लोक शब्द संस्कृत के लोकड़ धनी धातु से मिलकर बना हुआ है। कौन सी धातु से? लोकड़ धनी धातु से। और ज्ञ प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है देखने वाला। साधारण जन के अर्थ में शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। आगे है, लोक शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। एक ओर तो यह समस्त विश्व को समेट लेता है, तो दूसरी तरफ जन सामान्य के अर्थ का द्योतक है। धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में लोक का प्रयोग स्थान एवं सामंजस्य के संदर्भ में किया गया है, तथा महाभारत में भी लोक का शब्द का प्रयोग सामान्य जन के संदर्भ में किया गया है।
रामचंद्र शुक्ल ने लोक ग्रह, लोक मंगल, लोक धर्म आदि संदर्भ में लोक शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे एज इट इज लिखते हैं, इसमें से कुछ कुछ आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने तो इसलिए पूरा बताया है कि कोई आपसे छूट ना जाए। तो लोकगीत लोक के गीत हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक प्रचलित लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये देख लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें पूरे को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, इसमें एक क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। तो अशुद्ध उच्चारण के कारण कौन कौन से होते हैं? भाषा में अशुद्ध उच्चारण के अनेक कारण होते हैं। यहाँ कुछ कारणों को दर्शाया गया है। जैसे पहला है भौगोलिक प्रभाव। भाषा के उच्चारण में स्थानीय भौगोलिक प्रभाव होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का उच्चारण मैदानी क्षेत्र के उच्चारण से बिल्कुल अलग होता है। अशुद्ध उच्चारण, यदि शिक्षक का उच्चारण ही अशुद्ध होगा तो बालकों का उच्चारण भी अशुद्ध होगा, क्योंकि बालक उनका अनुकरण करते हैं, ये भी अशुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक दोष का होना। जिन बालकों में कोई भी शारीरिक दोष होता है वे भी इस दोष से ग्रसित होते हैं। बालक के वाचन दोष या उसकी अनभिज्ञता भी अशुद्ध उच्चारण का कारण होती है। अक्लाने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, इसमें काफ़ी कुछ कंटेंट दिया हुआ है, तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। दीन भावना है, भय है, शर्मीला स्वभाव है, पुस्तकीय अशुद्धता भी है और क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी है। अज्ञानता के कारण भी उच्चारण दोष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए उन अनेक शब्द का प्रयोग मिलाए जाते हैं। भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, इससे आगे भी लिख सकते हैं। इस प्रकार के शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म विविधता होती है, यानी थोड़ा बहुत अंतर होता है। विभिन्न परिस्थितियों, घटनाओं, विशेषताओं, प्रयोग आदि के आधार पर भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं जो एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं। दूसरे शब्दों पर पर्यायवाची शब्द को प्रतिशत या समानार्थक शब्द कहते हैं। प्रतिशब्द, इसमें आप देख लेंगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे घोड़े का दिया हुआ है, घोड़ा है, तुरंग, घोटक, सेंधव। अमृत का दिया हुआ है, पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, सोमरस। और असुर का राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर, धनुष। आकाश का व्योम, गगन, अंबर, नभ। इस तरह से आपको देख लेना है। वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की विधियों के बारे में पूछा है क्वेश्चन। लेखन की विधियों के बारे में पूछा है, तो लेखन के बारे में देखिए। पहले लेखन के बारे में समझ लेते हैं। तो लेखन के द्वारा ही बालक अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। अतः भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। विद्वानों ने लेखन की निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है जिसके माध्यम से किसी भी विचार को सही ढंग से लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसकी विधियां हैं। लेखन की विधियां इसमें दी गई हैं। ये आपकी लेखन की विधियां हैं। खंडशः रेखा लेखन विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैटकॉफ विधि, पेस्ट्रोलॉजी विधि, अनुकरण विधि और स्वतंत्र लेखन विधि। इन विधियों को आपको याद कर लेना है। लेखन की विधियां हैं। इसमें आपको क्वेश्चन था एक, जो तीलियों के माध्यम से छात्रों को जोड़ना सिखाया जाता है। तो किस तरह से सिखाया जाता है? छात्रों को निर्देश दें कि माचिस की कुछ तीलियां लें, जिनकी संख्या जितनी संख्या लिखी है उतनी तीलियां रखें।
और जोड़कर बताओ। तो इसमें 3 2 5 इस तरह से आपको बना लेना है। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 2 9। आप अपने माध्यम से भी बना सकते हैं। वर्ग के स्थान पर, ये जो वर्ग है इसके स्थान पर आप इसके स्थान पर गोला भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि पूछ रहा है ये, यानी एक क्वेश्चन था, पीछे मैंने बताया था आपको कि संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने की किन्हीं 2 गतिविधियाँ लिखिए। तो पहली गतिविधि है कंकड़ इकट्ठा करो और बने हुए फलों पर रखो। जितने कंकड़ रखें उतनी बिंदियाँ बनाओ। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत तो अपने माध्यम से लिखना होगा। दूसरी गतिविधि है बराबर संख्या वाले चित्रों को मिलाओ। इसमें मिलान करना होता है, जैसे 3 से 3 और 2 से 2। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो देवनागरी लिपि का विशेषताओं में प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। देवनागरी लिपि का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि के वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप हैं। नेक्स्ट है देवनागरी के प्रत्येक अक्षर सुंदर एवं वक्र हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए केवल एक ही वर्ण है। इसमें समुचित पद्धति का प्रयोग होने के कारण शब्द लेखन में जगह का घेराव कम होता है। इसकी वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, अत्यंत सरल है। इसकी लिखावट सुसंगठित है। इस लिपि के लेखन और मुद्रण के अक्षर एक समान हैं। इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। देवनागरी लिपि जिन भाषाओं के लिए व्यवहार में लाई जाती है उनकी सभी ध्वनियों को अंकित करने में असमर्थ है। तो सभी क्वेश्चंस का आपको एक अच्छे तरीके से सॉल्यूशन प्रदान किया गया। इसे और देख लेते हैं एक बार, भाई ये क्या है। तो हमने ये ऐसे विद्यार्थियों के लिए रखा था जो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में ही सीरियस होता है ना पढ़ाई के लिए, वो ज़्यादा चीज़ें सीख पाता है। देखिए इसमें हमने बताया है उच्चारण स्थान के बारे में। तो देखिए स्थान है कंठ। कंठ में हमारा क वर्ग आता है व्यंजन में, और स्वर में आता है छोटा आ और बड़ा आ। इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं आता है। ऊष्म व्यंजन होता है ह और अ। आप ये भी समझ जाएंगे कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और उच्चारण स्थान क्या है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, देख रहे हैं आप। मूर्धा उच्चारण स्थान ट वर्ग का होता है, ट और र और स। दंत में आपको बताया था मैंने, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसमें ल और स भी होता है। प वर्ग ओष्ठ और नासिका में अंग और यहाँ खाली और ये ड न म, यानी हर वर्ण का पांचवा अक्षर जो है नासिका के द्वारा बोला जाता है। जैसे य त्र त्र नहीं है, ये खाली है। ड़ तीपड़ा जिसे कहते हैं वो ये है, और न है, और म है। नेक्स्ट है कंठ तालु। ए और ए, छोटी है और बड़ी है, कंठ तालु से बोली जाती है। और कंठोष्ठ यानी कंठ से और होठों से, छोटा आ ओ और बड़ा ओ, एक कंठोष्ठ होता है। दंतोष्ठ, दांतों से और होठों से जो बोला जाता है उसे दंतोष्ठ कहा जाता है। तो वह आपका उच्चारण स्थान इसका दंतोष्ठ है।
आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे प्रयास में जो भी कमी है उसको आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9634640016। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपने कमेंट भी हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।